एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मनी। और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ये चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कंप्लीट करते हैं आज ही इस वीडियो में। शुरू करते हैं। हर चैप्टर का नाम है मनी, बट मनी होता क्या है हमें पता ही है, जो कि है पैसा। ठीक है, बट मनी को और डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा पुराने टाइम में चलते हैं कि पहले के टाइम में किस तरह से एक्सचेंज होता था, किस तरह से ट्रांजेक्शन होती थी। तो यार देखिए, हमें कुछ चीजें समझनी है कि पहले के टाइम पे एक सिस्टम फॉलो होता था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है जी? बार्टर सिस्टम का मतलब है कि जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, गुड्स के बदले, वो होती है बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है और एक है मिस्टर वाई। ठीक है, एक्स के पास व्हीट है और वाई के पास राइस है। ठीक है, अब सपोज एक्स को चाहिए राइस और वाई को चाहिए व्हीट, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे गुड्स। इसी सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कि एक्स को जो चीज चाहिए वो वाई के पास है और वाई को जो चीज चाहिए वो एक्स के पास है, यानी कि दोनों की नीड्स पूरी हो पा रही हैं। ठीक है, जिसको जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, और ये सिस्टम क्या है? हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर आप आज भी देख लो यार, हमें ये सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। हमारे घर के आसपास कई बार ऐसे आते हैं लोग साइकिल पे, जो बर्तन लेके आते हैं या प्लास्टिक का सामान लाते हैं, और वो चीज हम खरीद लेते हैं और उसके बदले पुराने कपड़े देते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे, और वो जो लोग हैं वो उन्हें अपने काम में आगे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने गुड्स के बदले गुड्स ही तो एक्सचेंज करे। तो ये भी क्या है? बार्टर सिस्टम ही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार बार्टर सिस्टम बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो सकता, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ, चलो रीड करते हैं। देखो, बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सच एक्सचेंज एग्जिस्ट्स इन एन सीसी इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो बार्टर इकोनॉमी। हियर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। ठीक है, सी का मतलब है कमोडिटी। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। इसी सिस्टम या इसी इकोनॉमी को हम कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। राइट, अब क्या लिमिटेशंस थी सिस्टम के? तो 4 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी मैंने आपको बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब। अब बार्टर सिस्टम में यार जरूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स के पास, अगर देखो मिस्टर एक्स के पास अगर व्हीट है और वाई के पास अगर राइस है, ठीक है, अब मान लो कि एक्स को चाहिए शुगर जो कि वाई के पास नहीं है, और वाई को चाहिए व्हीट जो कि एक्स के पास है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वाई की नीड है वो पूरी हो जाएगी, उसको व्हीट मिल जाएगा, बट एक्स को चाहिए शुगर, बट उसकी नीड पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार आपको जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास जरूर बिल्कुल हो, है ना? ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, जो कि है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि जितने भी गुड्स हैं उनकी सेम वैल्यू नहीं है ना? मैं आपको बोलती हूँ कि यार आप मुझे 1 ग्राम सोना दे दो, 1 ग्राम गोल्ड मुझे दो, मैं आपको उसके बदले 1 किलो आलू दूंगी। तो कैसे करोगे एक्सचेंज? दोनों की वैल्यू ही अलग है ना? हर किसी की वैल्यू अलग है, गुड्स की वैल्यू अलग है। कुछ आप किलो में मेजर करते हो, किसी को लीटर में मेजर करते हो, तो कैसे आप वहां पे एक्सचेंज कर सकते हो? इक्वालिटी तो है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। तीसरा आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल चीज है कि आप गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। बहुत सारे गुड्स पेरिशेबल होते हैं जो कि खराब हो सकते हैं, है ना? अगर आपके पास टमाटर हैं, उनको कब तक स्टोर कर लोगे? खराब हो जाएंगे। इस तरह से कोई और सब्जी, आपके पास कोई फ्रूट है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक, उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी और खराब भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन थी कि आप गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते हैं पैसे की, मनी की, तो आप उसको कितने भी टाइम तक स्टोर कर लो, हम लोग सेव करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। राइट, फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स, है ना? आप पैसे को सेव करते हो फ्यूचर में पे करने के लिए। मैंने किसी से उधार लिया है कुछ, तो मैं फ्यूचर में पे कर सकती हूँ अगर मेरे पास पैसा है तो। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं,
तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी, है ना। मान लो कि मैं मेरे फ्रेंड ने मुझे आज 2 मैंगोज दिए हैं, ठीक है, 2 मैंगो दिए हैं मेरे को, और उसने मुझे बोला है कि आप ये मैंगो मुझे 1 साल बाद रिटर्न कर देना। कैसे करूंगी रिटर्न? पॉसिबल ही नहीं है यार, सेम साइज का मैंगो, सेम कलर, सेम उसका टेस्ट, कैसे रिटर्न करूंगी? पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि आप फ्यूचर पेमेंट्स में गुड्स को यूज नहीं कर सकते। ओके, तो 4 लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम की। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि हर एक गुड की वैल्यू अलग अलग है, राइट। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक। और फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट। तो ये सभी लिमिटेशंस थी, डिफिकल्टीज थी जो कि हमने बार्टर सिस्टम में देखी। और इन्हीं डिफिकल्टीज को, लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं मनी, ठीक है। मनी जब आया तो मनी ने इन सभी लिमिटेशंस को दूर कर दिया। तो मनी होता क्या है? मनी सिंपली कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। मनी कैन बी एनीथिंग जिसको लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए, दैट इज मनी, राइट। अब मनी में हमारे पास 2 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब कि मनी के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। और दूसरा आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी यानी कि कुछ एडिशनल फंक्शंस जो कि मनी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी में आता है सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम यूज कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, राइट। तो मनी को आप यूज करते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। आप देख लो यार, मनी के टर्म्स में हम किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू देखने के लिए मिलती है जो कि एक लिमिटेशन थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल करते हैं हम लोग, सेव करते हैं ताकि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें, राइट। तो मनी में ये एक चीज है कि आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। और फोर्थ आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम पैसे को यूज कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए, है ना। मैंने अगर बैंक से लोन लिया है और मुझे वो लोन 5 साल बाद देना है या 4 साल बाद पे करना है, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए हम पैसे को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जितने ही फंक्शंस थे ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, और यही फंक्शन बन जाते हैं मनी के, ठीक है। 2 फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर? हर एक पॉइंट समझ में आया? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होता है मनी सप्लाई। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, वो होती है मनी सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सर्कुलर फ्लो में पढ़ाया था। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो, राइट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो तो वो हम बोलते हैं कि वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। पब्लिक के पास एक पॉइंट पे जितना ही पैसा होगा वो मनी सप्लाई होती है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि मनी सप्लाई में हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक में हम बात करते हैं किसकी? पब्लिक में हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की, ठीक है, जो कि मनी यूजिंग सेक्टर है, जो कि पैसे को यूज कर रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई में आपको इग्नोर करना है मनी क्रिएटिंग सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट और बैंक्स, इनको हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये पैसा क्रिएट करना है, कर रहे हैं, ठीक है। मनी, देखो, मनी सप्लाई में हमें लेना है जो सेक्टर मनी यूज कर रहा है, यानी कि आपके इंडिविजुअल्स, हाउस और फर्म्स। मनी क्रिएटिंग सेक्टर हमें इग्नोर करना है जिसमें आते हैं बैंक्स और गवर्नमेंट, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब आप समझे, पब्लिक में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की जो कि पैसे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है आपको क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं आगे लास्ट टॉपिक पे, जो कि आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई।
व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स? मेजर्स का मतलब होता है, देखो मनी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है ना, करेंसी में हो सकती है कि मेरे पास अभी कैश है, चेक्स भी हो सकते हैं, मैंने एफडी करी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो भी एक तरह से पैसा ही है, मनी है। तो पैसा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, इसलिए हमने 4 मेजर्स बनाए हैं। सबसे पहले आता है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3 और चौथा है M4। 4 तरह के मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M का मतलब है मनी सप्लाई। ठीक है, अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, M1 की अगर मैं बात करती हूँ तो M1 जो है सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर है मनी सप्लाई का। लिक्विड मतलब कि ये इक्वल टू कैश है, बहुत इजीली आप इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसमें हमें 3 चीजें लेनी होती हैं, सीसी, डीडी एंड ओडी। ये क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। वन बाय वन समझते हैं इसे। सबसे पहले कॉइन्स एंड करेंसी, जो कि पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास जितना ही पैसा है, जितने भी रुपी नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो सब आते हैं M1 में। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि आपको ये ऑप्शन मिलता है बैंक से कि आप अपना पैसा डिपॉजिट कराओ बैंक में, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो कैश के थ्रू, सॉरी चेक के थ्रू। दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, कि आप डिपॉजिट कर दो बैंक्स में, और जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना हो तो आप चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास करे हो, या फिर कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आरबीआई के पास रखा हो, तो वो सब आ जाते हैं अदर डिपॉजिट्स में। ठीक है, तो M1 में 3 चीजें हैं, सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, ये जो M1 है ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड। ठीक है, बहुत इक्वल टू कैश ही है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास M2। M2 में हम बात करते हैं M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, M2 में हमें लेना है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में कुछ सेविंग्स हम डिपॉजिट करते थे। ठीक है, तो वो हम M2 में लेते हैं। ये लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू M1, क्योंकि देखो सेविंग डिपॉजिट में आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, चेक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, इसलिए ये कहीं ना कहीं लेस लिक्विड हुआ एज कंपेयर टू M1। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास M3, जिसमें हम लेते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट का मतलब आप ले सकते हो एफडी से। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करा हुआ है बैंक के पास, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया है, तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं और ज्यादा लेस लिक्विड हुआ एज कंपेयर टू M1। ठीक है, यहाँ पे भी आप पैसा एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ आता है M4, जिसमें हम करते हैं M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, M3 ले लो यानी कि ये वाला, उसमें टोटल डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास है उन्हें ऐड कर दो तो हमारे पास M4 आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 मेजर्स हैं जिनको आपको समझना है कि किसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम में आपसे M1 ही पूछा जाता है, जिसमें हमने 3 पढ़े, सीसी, डीडी एंड ओडी। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और किस कौन से मेजर में कितने कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, M1 अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड है। ठीक है, और M4 मोस्ट ब्रॉडेस्ट है, सबसे ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो M4 होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है मनी। मनी एंड बैंकिंग, इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो मनी जो कि हमने आज पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे और उसे भी एक ही वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझ के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतने ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट करो, बुक से रीडिंग कर लो, और बहुत सिंपल छोटा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन मेनली मनी सप्लाई क्या है,
मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और M1 आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट्स में बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।